तो आज हम स्टार्ट करने वाले 11th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बिल्कुल क्वाड्रेटिक के बाद कॉम्प्लेक्स ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते हैं कि जब भी इमेजनरी रूट्स मिलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो हम एंट्री कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर। तो देखो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम इन जनरल अगर बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। देखो x के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जहां जो x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसके अंदर हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरीके से डिस्कस किया करते हैं। फिर हम अगर डिग्री के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन करें पॉलिनोमियल का, तो सबसे पहले 0 डिग्री के लिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, 1 डिग्री को हम लीनियर कहते हैं। इसी तरह से 2 डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहा करते हैं। तो अपने चैप्टर के अंदर हम इसका ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखो इसके अंदर होता क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर जो ए बी सी है सारे के सारे क्या है, x के कोफिशिएंट है। जैसे a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, फिर b है वो x का कोफिशिएंट है, इसी तरह से कांस्टेंट टर्म हो गई c। यानी कि इसके अंदर a b c ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। साथ ही साथ देखो एक्स स्क्वायर को जो लीड करने वाला, देखो जब मैंने इसको कह दिया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जब मैंने इसको कह दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म इसके अंदर प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो सोचो अगर मैंने a को 0 कर दिया तो a 0 हो जाएगा। तो इस केस में अब ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसका मतलब अगर इसको क्वाड्रेटिक रहना है तो इसका मतलब जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस a को हम कहा करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का बस इतना सा मीनिंग है कि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक को लीड करता है, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करता है, लीड करता है। अब देखो लीड करने का बेसिकली इसके साथ साथ इसका एक और मीनिंग भी है कि जो a होता है लीडिंग कोफिशिएंट, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कर्व की कॉन्केविटी भी बताता है। यानी कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, देखो पहली बात तो हमें ये चीज पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व होता है वो एक पैराबोलिक कर्व होता है। तो इसका मतलब उसकी कॉन्केविटी या तो माउथ फेसिंग अपवर्ड होगी या फिर माउथ फेसिंग डाउनवर्ड होगी। तो ये कॉन्केविटी बेसिकली लीडिंग कोफिशिएंट बताता है कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो अपना जो पैराबोला बनेगा, जो पैराबोला की जो कॉन्केविटी होगी वो माउथ फेसिंग अपवर्ड होगी। यानी कि इस तरह से जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह से माउथ फेसिंग अपवर्ड होगा। कहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऊपर होगा नीचे होगा, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। बस इतना सा श्योरिटी हम दे सकते हैं कि जब भी लीडिंग कोफिशिएंट किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पॉजिटिव होता है तो इसका जो पैराबोला होगा वो माउथ फेसिंग हमेशा अपवर्ड बनेगा, और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसका जो पैराबोला बनेगा वो हमेशा माउथ फेसिंग डाउनवर्ड बनेगा। इसका मतलब इसको हम अप्पू कह सकते हैं, इसको हम चप्पू कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लीडिंग कोफिशिएंट जो बेसिकली इसके कर्व की क्या डिसाइड करता है, कॉन्केविटी। यहां तक हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। अब इसके अंदर अगर हम इसके रूट्स की बात करें, देखो अगर हम इसके रूट्स की बात करें, जैसे इसके अंदर हम एक और एग्जांपल कुछ नोट कंसिडर कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे काम की हैं। के अंदर हमने एक नोट कंसिडर किया है, नोट लिख देते हैं, NOTE है ना, नोट कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट देखो मैंने एक एज ए इसको एक फंक्शन माना है, f ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो मैंने क्या कर दिया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब मैंने कहा नहीं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वगैरह कुछ भी। तो सोचो अगर इसके अंदर मैं x को थोड़ी देर के लिए यहां पर इन जनरल अगर मैं बताऊं कि इसके अंदर अगर मैं a को 0 कर दूं, इफ अगर इस इक्वेशन में इफ a इक्वल्स टू 0, अगर मैंने क्या कर दिया इसके अंदर a को 0 कर दिया, अब जो फंक्शन मिला वो मिला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, इसको कहा करते हैं हम जनरल लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल
लीनियर पॉलिनोमियल। देखो जब भी हमें जनरल लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमें कंसिडर करना है तो इसको हम कंसिडर करेंगे बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या कर दिया, ए को 0 कर दिया, तो यहां पर ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, बी एक्स प्लस सी जैसी कुछ रहने वाली है। तो ये जो बी एक्स प्लस सी है जनरल लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम बात करें कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमें किसी क्वेश्चन में जनरली अगर हमें कंसिडर करना पड़े तो हम मानेंगे y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से ये फर्स्ट, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, a एंड b, इसके अंदर मैंने a और c दोनों को 0 कर दिया, a इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, मैंने a c दोनों को साइमल्टेनियसली 0 किया, तो इसका मतलब अब जो मुझे पॉलिनोमियल मिली y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, बी एक्स। इसका मतलब इसको हम कहेंगे ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंसिडर करना पड़े कि ये ऐसा ऐसा कुछ ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस है, तो जहां पर भी हमें ऑड लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर करना पड़े तो वहां पर हम कुछ इस तरह से y इक्वल्स टू बी एक्स फंक्शन मान के हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो ये वाली चीजें मैंने a को 0 रखा है और a और c को साइमल्टेनियसली मैंने क्या किया है, 0 किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं कहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, और जब मैंने इसके बारे में कुछ कमेंट किया नहीं है तो इसके अंदर मैं ए बी सी में से सभी को मैं 0 रखूं, क्या करूं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बेसिक्स था कि बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है और इसके अंदर हम लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, फिर हम ऑड लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, तो वो सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं रूट्स की। थर्ड अपना जो इसके अंदर हम बात करें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, देखो रूट्स की अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो जैसे कि कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो हमेशा जैसे पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम पढ़े तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आंसर आया करते हैं वो हमेशा जीरोस होते हैं। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर आया करते हैं उसको हम रूट्स कहा करते हैं। तो माना कि अगर इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, माना कि इसके 2 रूट है, एक रूट अल्फा है और एक रूट क्या है, बीटा। अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। और अगर ये क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ 2 चीजें जरूरी होती है कि a 0 नहीं है, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा है, साथ ही साथ ऑल कोफिशिएंट ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं, रियल नंबर। ये बात इसके साथ जेन्युइन लिखी हुई होती है। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इसके रूट्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अल्फा कॉमा बीटा, इसके अंदर इसकी वैल्यू यानी कि x या फिर अल्फा कॉमा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर सकते हैं, हम रूट्स निकाल सकते हैं, जहां पर जो ये a b c, ये जो b a और c ये सारी की सारी वैल्यू है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है अपना x का कोफिशिएंट और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। वो सारी वैल्यू इसके अंदर पुटअप करके हम फाइनल क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इसके अंदर जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड d, और इसका मतलब इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो डिस्क्रिमिनेंट का रोल इतना सा होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसके अंदर वो जो रूट्स मिलते हैं अल्फा और बीटा, इसका नेचर बताता है कि बेसिकली रूट्स कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, तो वो सारी बातें हैं वो डिस्क्रिमिनेंट के पास होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन। देखो ये जो फॉर्मूला जो प्रूफ करने का तरीका बस वही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो बात वही है कि इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन दे रखी थी और अब हमने क्या निकाला, रूट निकाला। तो देखो इक्वेशन दे रखी होती है तो हमने क्या कर दिया, रूट्स निकाल लिए। इसके साथ ही रिलेशन भी होते हैं इसके बीच में, रिलेशन नेक्स्ट अपना टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक वही है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। तो देखो
रिलेशन बिटवीन इसके अंदर जो इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फा और बीटा, हमेशा उन सम ऑफ द रूट, इन दोनों रूट का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और ये बातें 10th क्लास में पढ़ी थी, है ना। ए और बी यहाँ पर सामने ही दिख रहे हैं। ए क्या है, एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी क्या है अपना एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस बी यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बात करें अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि इस तरीके से हम बता सकते हैं। देखो ये चीज यहां पर भी पता चल जाती है, एक्स स्क्वायर को इस तरह से ए से डिवाइड करो तो यहां पर देखो ए से डिवाइड कर दिया तो यहां पर मिलेगा बी अपॉन ए और यहां पर मिलेगा सी अपॉन ए। तो एक्स के साथ हमेशा बी अपॉन ए, और यहां पर क्या लगा हुआ है, देखो माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब देखो यहां पर रूट्स के बीच में रिलेशन की सम ऑफ द रूट्स ये रहा करता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कुछ ऐसा रहा करता है सी अपॉन ए। इसका मतलब इक्वेशन दे रखी थी और हमने क्या निकाले, रूट्स निकाले। सेकेंड हम एक केस कंसिडर करते हैं कि क्या पता हमें इक्वेशन पता ही ना हो। हम नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि नोट लिखते हैं। नोट के अंदर हम ये बातें पढ़ेंगे कि नोट इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो सोचो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स गिवन है तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगी, यानी कि यहां पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें ढूंढनी है तो वो कैसे मिलेगी। तो इसका मतलब वो चीज़ अब हम इसके अंदर कंसिडर करने वाले। तो देखो इसके अंदर अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले क्या कर लो, एक्स स्क्वायर, तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर होता है हमेशा सम ऑफ रूट, SOR, सम ऑफ द रूट्स लिखना है, इंटू एक्स प्लस POR, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, POR इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हमें अल्फा और बीटा, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा जो रूट्स है अगर हमें क्या है, गिवन है, अगर हमें दे रखे होते हैं तो इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू क्या है, 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स गिवन होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो ये बातें इसके अंदर हो गई। देखो इस पे बेस हम एक छोटा सा क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, फिर हम इसके अंदर रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जैसे कि एक छोटा सा एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूं जो जेईई के अंदर पूछा गया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि माना कि दो लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना कि ए है और बी है, दो पर्सन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे इन जनरल मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने क्या कर दिया, किसी को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने दो लोगों को कह दिया कि तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। अब देखो गलती से क्या हुआ कि इस इक्वेशन को जैसे ही मैंने ए वाले पर्सन को दी तो उसने क्या किया कि जो कांस्टेंट टर्म थी, ठीक है, या फिर उसने क्या किया कि इस तरीके से यहां पर उसने क्या किया कि कांस्टेंट टर्म उसने रॉन्ग पढ़ ली, यानी कि इसने ए वाले पर्सन ने सी की वैल्यू क्या कर दी, गलत पढ़ ली। तो जैसे ही सी की वैल्यू उसने गलत पढ़ी है और उसको जो रूट मिले हैं वो मिले अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, वो मिले हैं इसको 8 और 2। सोचो जिसने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म रॉन्ग, इसने क्या कर दिया, कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ ली। कांस्टेंट टर्म अगर इसने गलत पढ़ ली और उसको रूट मिला 8,2। बी वाले ने क्या किया है, इसने गलती से एक्स का कोफिशिएंट गलत पढ़ लिया। एक्स का कोफिशिएंट जैसे ही गलत पढ़ा तो उसको जो रूट्स मिले हैं अल्फा कॉमा बीटा वो मिले हैं -11,1। इस ए वाले को तो अल्फा बीटा 8,2 मिला है और उसको अल्फा कॉमा बीटा -11,1 मिला है। उसने क्या किया है, बी वाला जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसने गलत पढ़ लिया। तो देखो एक चीज समझो, जिसने कोफिशिएंट ऑफ गलत पढ़ा है उसने ए और सी तो सही पढ़ा है,
यानी कि ए और सी, ये वाली वैल्यू तो इसने क्या की है, राइट पढ़ी है ए और सी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो इसने सही पढ़ा होगा, अल्फा और बीटा सी बाई ए होता है, इसका मतलब -11 इंटू 1, यानी कि इसने प्रोडक्ट तो सही पढ़ा है, यानी कि वो वाली वैल्यू कितनी है, -11। इसी तरह से इसने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ी है, कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ी है, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स जो -b बाई ए होता है, यानी कि b और a की वैल्यू तो उसने सही पढ़ी है, इसका मतलब इसने सम ऑफ द रूट्स तो क्या पढ़ा है, सही पढ़ा है, और 8 + 2 ये वाली वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 10 मिलने वाली है। ठीक है, इसका मतलब अब क्या होगा कि जब इनने सम ऑफ द रूट्स सही पढ़ा, इसने ए वाले ने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बी वाले ने सही पढ़ा, तो इसका मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने दी थी वो कुछ ऐसी रही होगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट 10x, और यहां पर जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, -11 = 0। इसका मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही थी वो कौन सी रही थी, x² माइनस 10x माइनस 11 = 0। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जेईई के अंदर पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे लेवल से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स के नेचर की। जैसे हमने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब तुम रूट्स निकालते हो श्रीधराचार्य से, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसके अंदर वो उसके रूट्स का नेचर बताता है। यानी कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, देखो नेचर ऑफ रूट्स की बात करूं तो सबसे फर्स्ट थिंग अगर इसके अंदर मैं डिस्कस करूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, साथ ही साथ इसके साथ a not = 0 एंड a b c ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वही हमने अल्फा और बीटा को निकालने के लिए वही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac / 2a, ऐसे कैसे लिख दिया। ये वाली बात, ये वाला जो आज है वो डिस्क्रिमिनेंट रहने वाला है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस फर्स्ट। अगर हम बात करें इसी तरह से हम बात करेंगे केस सेकेंड, इसी तरीके से हम बात करेंगे केस थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से देखो केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में माना कि d > 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू > 0। देखो अच्छे से समझना, अगर डिस्क्रिमिनेंट > 0 है यानी कि b² - 4ac की वैल्यू जब भी > 0 होगी तो इसका मतलब अल्फा और बीटा होगा, रूट्स वो रियल भी होंगे एंड साथ ही साथ रियल और डिस्टिंक्ट। देखो रियल डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों के दोनों जो रूट होंगे वो आपस में रियल भी होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट भी होंगे, यानी कि रूट्स रियल एंड डिफरेंट। सोचो अगर मैं d को 0 ले लूं, d डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मैंने क्या ले ली 0, d मैंने क्या कर दिया 0 कंसिडर कर दिया, तो सोचो जैसे ही d 0 होगा इसका मतलब इस केस में रूट्स आपस में रियल भी होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, इक्वल। समझ में आया? इसका मतलब फर्स्ट केस में जब भी डिस्क्रिमिनेंट > 0 मिलता है तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट रहा करते हैं, और साथ ही साथ केस सेकंड में d = 0 रूट्स रियल एंड इक्वल रहा करते हैं। तो देखो रूट्स रियल और इक्वल वाला केस तो समझ में आ गया कि अच्छा अल्फा और बीटा की वैल्यू इसके अंदर रियल भी रहेगी और साथ ही साथ इक्वल भी रहेगी। d > 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों के दोनों रूट रियल रहेंगे और साथ में डिफरेंट होंगे, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ये सारी बातें 10th क्लास के अंदर पढ़ी है। केस थर्ड इसके अंदर जो लिखा हुआ है, केस थर्ड की अगर हम बात करें तो केस थर्ड के अंदर क्या होने वाला है, d > 0। तो d < 0 का बस मीनिंग आज इतना है कि इसके अंदर जो रूट रहेंगे वो इमेजिनरी रहेंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, देखो रूट्स इमेजिनरी रहेंगे, इमेजिनरी का मतलब आयोटा की फॉर्म में, और वही बात हमने कि इसके बाद हम क्वाड्रेटिक के बाद वही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाला है और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वही हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आयोटा होता क्या है। तो इसका मतलब हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि √(-1) = क्या होता है, आयोटा, यानी कि √(-1) क्या होता है इसके अंदर, आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी याद रखनी है कि हमें ये -1 होने वाली, बाकी हम आयोटा के अंदर रिलेशन उसके अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो d > 0 रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, d 0 रियल इक्वल, d < 0 रूट्स हमेशा क्या मिलेंगे, इमेजिनरी। अब देखो कुछ दो बातें और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं कि देखो > 0 के अंदर कुछ और हम नोट कंसिडर करते हैं, एक दो।
ताकि इसके साथ हमारा जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए। तो इसके अंदर हम एक और ऐड ऑन कर देते हैं, इसके अंदर नोट। तो देखो नोट के अंदर क्या होना है, सबसे पहले देखो समझो, जैसे कि फर्स्ट अगर मैं कंसिडर करूं कि ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू रेशनल, देखो ये चीज समझना, ए बी सी अगर रेशनल नंबर है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है उसके अंदर अगर मैं ए बी सी सारे के सारे जो कोफिशिएंट है उसको मैं रेशनल कंसिडर करूं, तो इसका मतलब इरेशनल जो रूट्स मिलेंगे, इरेशनल रूट्स अकर्स। ठीक है, फिर दूसरी बात, अगर एबीसी को मैं रेशनल कंसिडर करूं तो रेशनल रूट्स अकर्स। दो चीजें हो सकती है, रेशनल रूट्स अकर्स। देखो रेशनल रूट्स अकर्स और यहां पर मैंने लिखा इरेशनल रूट्स अकर्स। देखो एक चीज समझना यहां पर, देखो एबीसी को जैसे ही मैंने क्या लिया है रेशनल नंबर, यानी कि क्यू को मैंने रेशनल कंसिडर किया है, क्यू को मैंने क्या लिया है रेशनल। देखो क्यू को मैंने रेशनल कंसिडर किया, यानी कि कोफिशिएंट सारे के सारे रेशनल नंबर कोई सा भी हो सकता है, हमें क्या मिलना है इरेशनल रूट्स। तो देखो हमने जो श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाली चीज हमने क्या कर रही थी, रूट्स निकाले थे अल्फा कॉमा बीटा, ये अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू थी। अब देखो एक चीज हमें पता है कि जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देखो इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स का मतलब देखो बी आपस में क्या है, अभी हमने कहा है कि ये रेशनल है ये भी रेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या रहा करता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देखो इसका मतलब अगर एबीसी रेशनल नंबर है तो हमें इरेशनल जो रूट्स मिलेंगे वो हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो जो दूसरा रूट होगा वो हमेशा p माइनस रूट q होगा। दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। समझ में आई ये चीज। इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर एबीसी, एक चीज बांध लो कि ये चीज होती ही है कि अगर एबीसी ऑल आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स देन इरेशनल रूट्स अकर्स ऑलवेज इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। यानी कि देखो यहां पर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट का मतलब बस इतना सा है कि अगर एक रूट, एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं कि एक रूट इसके अंदर 1 माइनस रूट के, यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका एक रूट है 1 माइनस रूट क्यू, तो दूसरा हमें पता है कि दूसरा रूट भी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होना होगा, यानी कि दूसरा रूट भी क्या होगा इसका 1 प्लस रूट क्यू, यानी कि एक रूट पता है तो इसका मतलब इरेशनल रूट है तो दूसरा भी इसका पेयर ऑफ कॉन्जुगेट होगा। यानी कि जो इरेशनल नंबर है उसके आगे का साइन चेंज कर दो, जैसे रूट 3 है यहां पर माइनस था तो दूसरा जो रूट मिलेगा उसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम, तो 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3, तो रूट 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये मिलेगा 2x और प्लस यहां पर दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी से, तो 1 माइनस 3 यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक मिलती है। देखो दूसरा चीज रेशनल रूट्स अकर्स, देखो एबीसी वो की वो रेशनल नंबर है, अब हमें देखो यहां पर इरेशनल रूट्स मिले जो पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। देखो रेशनल रूट्स का मीनिंग होता बस इतना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a, ये रूट है यानी कि x की वैल्यू है किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए। अब देखो ए बी सी सारे के सारे मैंने क्या माने हैं, रेशनल है, यानी कि ये भी रेशनल क्वांटिटी, और मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी मिल जाए, यानी कि माना कि 36 मिल गया, तो 36 का रूट कितना आ गया 6, यानी कि ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, तो रेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, यहां पर जो फाइनली आंसर आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, एक रेशनल होगा। समझ में आया। तो ये बातें हो गई हमारी। तो एक बार इसके अंदर वापस हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब ए बी सी
ऑल आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होता है। पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में देखो इसका मतलब p, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी नहीं होगी, यानी कि रूट अवेलेबल रहेगा, और जब रूट अवेलेबल रहेगा इसका मतलब वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब इरेशनल जो रूट्स होंगे वो हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होंगे। इसका मतलब रूट के आगे वाला जो साइन होगा, अगर एक रूट दे रखा होगा तो दूसरा रूट हम बता सकते हैं, जैसे माना कि एक रूट 2 माइनस रूट 3 है, तो जो दूसरा रूट होगा उसका 2 प्लस रूट 3 होगा। सेम थिंग अगर रेशनल रूट्स चाहिए तो डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर गलती से पी परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी है तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो ये भी रेशनल बनेगा, तो रेशनल प्लस रेशनल रेशनल ही होता है, रेशनल माइनस रेशनल भी रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वह भी हमेशा रेशनल नंबर रहा करता है। तो ये सारी बातें हो गई इसके अंदर हम रेशनल नंबर के अंदर। तो ये जो पहला वाला पॉइंट था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब छोटा सा एक दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। तो सेकंड अगर हम इसके अंदर कंसिडर करें तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर हम इससे आगे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट अगर हम इसके अंदर कंसिडर करें, देखो सेकेंड पॉइंट वो की वो अगर हम बात करें कि ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू, वही रेशनल ले लेते क्यों, ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू रेशनल, वही बात है, ए बी सी अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी रूट्स की बात करेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स, जो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। यानी कि इमेजिनरी रूट्स की अगर हम बात करें, इमेजिनरी रूट्स की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा किस में रहा करता है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा किस में रहा करता है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में। पेयर ऑफ कॉन्जुगेट का बस देखो मीनिंग इसके अंदर भी क्या है, जैसे हमने इरेशनल में पढ़ा था कि एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू होगा। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा कि पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू। बस इतना सा फर्क है। इसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बस आयोटा का क्या करना है, साइन चेंज करना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस आयोटा क्यूब है, दूसरा नहीं दे रखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। जैसे इसके अंदर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 माइनस आयोटा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट दे रखा अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर जब इमेजिनरी रूट्स मिलने का बस मीनिंग इतना होता है कि रूट्स के अंदर कहीं ना कहीं आयोटा जरूर होगा। तो इसका मतलब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट क्या अल्फा 1 माइनस आयोटा, तो हमें पता है कि इमेजिनरी रूट्स पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब इसका जो दूसरा रूट है बीटा वो हमेशा ही 1 प्लस आयोटा, बस आयोटा के आगे का साइन चेंज करना है। तो ये क्या हो गया बीटा, इसका अल्फा का क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। तो वही बात अब हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे, तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला 2x, फिर प्लस यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर अपने आप में क्या होता है 1 होता है इक्वल्स टू 0, यानी कि अपनी जो क्वाड्रेटिक मिल गई वो क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट कितना है 1 माइनस आयोटा, तो दूसरा रूट इसका क्या बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस आयोटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया आज कि नेचर ऑफ रूट्स, पहले तो सबसे पहले रूट्स निकाले फिर उसका हमने नेचर जाना। तो अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनते हैं वो बेसिकली क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट को मिलाकर के जितनी सारी कंडीशंस बनती है तो उसके बिहाफ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 6 ग्राफ बनते हैं। तो वो 6 ग्राफ कैसे बना करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।